हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एचएससी गाइड पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे बात करा था कि हम IG1 का एलिमेंट 1 कवर करेंगे, तो आज इंशाल्लाह एलिमेंट 1 को कवर करेंगे। एलिमेंट 1 जो है फ्रेंड्स हमारा, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी का पालन या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्यों उसको मैनेज करना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं इसको। ये देखिए, लर्निंग आउटकम्स, मतलब ये जो एलिमेंट 1 है, वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको 3 भागों में डिवाइड करा है। पहला है 1.1, जिसमें हम जानेंगे मोरल, सोशल और फाइनेंशियल रीज़न हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, है ना, मेंटेन करने के लिए हेल्थ एंड वर्क प्लेस पे। दूसरा है 1.2, उसमें हम जानेंगे कानून के बारे में, लॉज और लेजिस्लेशन रूल्स के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। ठीक, फिर हम जानेंगे 1.3 में कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर से लेके और सुपरवाइज़र तक, वर्कर्स तक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रेलेवेंट पार्टीज़ के बारे में, जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम की क्या जिम्मेदारियां हैं और इनके क्या काम हैं उनके बारे में। तो आइए एक एक करके हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये देखिए 1.1 है मोरल्स, मनी। ठीक, और फ्रेंड्स ये जो है, ये ग्रीनवर्ल्ड ग्रुप से मैंने आईजीसी किया था, तो ऊपर वाले के क्रम से मैंने अच्छे नंबर से कंप्लीट किया है। और ये वहीं का सिलेबस है ग्रीनवर्ल्ड का। ये पहला एलिमेंट जो है, इसमें टोटल 50 के नियर अबाउट पेजेस हैं, स्लाइड्स हैं, है ना। तो मैं वहीं का ये कट टू कट सिलेबस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। आप भी जहाँ से भी करें, बेसिक और फाउंडेशंस ये रिमेन सेम ही होने वाली है। एक आध स्लाइड का डिफरेंस हुआ तो हुआ, वरना 99% जो आप यहाँ पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, यही निबोश आईजीसी के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं आप। कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है ना। सिर्फ एक आध स्लाइड हो सकता है आगे हो या पीछे हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं होगा। तो आइए जानते हैं एलिमेंट 1.1। तो यहाँ पर देखिए आईएलओ के कुछ डेटा दे रखे हैं कि आईएलओ कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की वर्ल्ड वाइड दुनियाई स्तर लेवल पर 2.3 मिलियन मर्द और औरत हैं जो काम से जुड़े हादसे होने के कारण या काम करते करते कुछ ऐसी बीमारियों के कारण उनकी जानें चली जाती हैं दुनिया भर में। ये एक डेटा है आईएलओ के हिसाब से, 2.3 मिलियन। ठीक, फिर नीचे इसका मतलब भी दे रखा है और आगे बताते हुए कि इसका मतलब 6000 मौत हर दिन होती है आईएलओ के हिसाब से। ठीक, दुनिया भर में, जिसमें से ये सिर्फ मौत का आंकड़ा है 6000। इसके अलावा हादसे जो होते हैं वो 340 मिलियन है। ठीक, 340 मिलियन एक्सीडेंट्स केसेस हैं जो रिपोर्टेड है। और कितने ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो रिपोर्ट होते ही नहीं है। तो आप ये वो पढ़ रहे हैं डेटा जो रिपोर्टेड डेटा है, उसमें 340 मिलियन में से 160 मिलियन विक्टिम्स हैं जो उन हादसों की वजह से जिन पर असर पड़ता है लोगों पर, तो वो 160 मिलियन है। ठीक, ये आईएलओ के हिसाब से एक डेटा है। आईएलओ के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आईएलओ एक इंटरनेशनल संस्था है ना, जो कि 1999 में बनी थी। इसका हेड ऑफिस क्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और ये नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिटेबल, गैर सरकारी और गैर मुनाफाकारी एक संस्था है। इस संस्था के बहुत दुनिया भर के देश इसके मेंबर्स हैं, है ना। और इसका मुख्य काम ये होता है फ्रेंड्स कि ये वर्कर से लेके, कंपनी से लेके हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ को सेट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को हेल्थ एंड सेफ्टी पे किस तरीके से उनकी सेफ्टी इंश्योर करी जाए, उनके कैसे वेलफेयर्स, उनके राइट्स, उनके क्या आप कहें, एक तरीके से हर एक चीज़ का ये लुक आफ्टर करती है। तो ये आईएलओ है। इसमें दुनिया भर के ज़्यादातर कंट्रीज़ इसके मेंबर्स भी हैं, है ना। और ये आईएलओ जो है, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड सेट करती है फ्रेंड्स, तो वो स्टैंडर्ड ये 2 तरीके से पब्लिश या कहें तो वर्ल्ड वाइड ये लागू करवाती है और इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं। वो 2 शक्लें कौन सी हैं, एक कन्वेंशन, एक रिकमेंडेशन। ठीक, जब भी आप आईएलओ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आईएलओ कन्वेंशन या आईएलओ रिकमेंडेशन, जिसको हम आईएलओ सी, आईएलओ आर के हिसाब से आर्टिकल नंबर्स या रिकमेंडेशन या कन्वेंशन नंबर पढ़ते हैं, वहाँ पे ब्रीफ लिखा रहता है कि
आईएलओ ने क्या क्या स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं, क्या क्या एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या वर्कर्स राइट हैं, क्या कंपनी के ऊपर मैंडेटरी, बहुत सारी डिटेल्स है। आप किसी दिन मौका लगे तो इसकी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा आप जानते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि हादसे एक्सीडेंट होने के बाद जो असर होता है, क्या नुकसान हुआ है, कितना गहरा नुकसान हुआ है, वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। अब हम मतलब हर्जाना उसका भुगत रहे हैं, हादसे के बाद जो हर्जाना भुगतना पड़ रहा है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उसके अंजाम हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रखे हैं कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए फिजिकल होते हैं, बॉडीली होती है ना, बॉडी का नुकसान हो गया, बिल्डिंग का नुकसान हो गया, जो फिजिकल आपको नज़र आ रहा है, और कुछ मेंटल होते हैं एक्सीडेंट्स के बाद, मतलब मेंटली आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है। इतना भयानक आपने हादसा देख लिया, उसका असर आपके मेंटली हो गया, आपके दिमाग पर। फाइनेंशियल होता है, मतलब पैसे का आप जानते हैं नुकसान होता ही है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गया या बंदे को कोई चोट पहुंची तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, या फिर आपका ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो गया, आपका कारोबार ही रुक गया, आपकी साइट ही बंद हो गई, है ना। तो ये सारा फाइनेंशियल लॉस है। इसी तरीके से फिर ऐसे ही एक नीचे दे रखा है, हेल्थ इशू आर गिवन लेस प्रायोरिटी। हेल्थ इशू जो है वो लेस प्रायोरिटी दी जाती है सेफ्टी के मुताबिक। ठीक, एक्सीडेंट्स जो होते हैं दोस्त वो दिखते भी हैं, ड्रामेटिक होते हैं, और मोस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स आर क्रॉनिक। ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते दौरान, या तो हार्मफुल या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, या केमिकल मिस अब्यूज़ या गलत इस्तेमाल, केमिकल हैंडलिंग, या फिर कुछ केमिकल इनहेलिंग, एब्जॉर्प्शन, है ना, कोई भी रीजंस हो सकता है। तो जो इनके क्रॉनिक इम्पैक्ट होते हैं वो लंबे, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे इम्पैक्ट, जो 1-2 दिन में नज़र ना आने वाली बीमारी, जो लंबा पनपती रहती है, फिर आपको बाद में उसके परिणाम नज़र आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रीजंस आपको मैंने बताए हैं, मोरल, सोशल या लीगल, फाइनेंशियल। तो ये हम एक एक करके अब फ्रेंड्स कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स एक ये दे रखा है, एक हिस्ट्री का, आप ये अपनी जनरल नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। एक डिज़ास्टर है मेडिटेरियन सी का, कैसे हादसा हुआ था, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, तो ये आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए देख लें, है ना। बाकी इसका अभी आपको आईजीसी से कोई खास लेना देना है नहीं, जो आपको अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है उसमें इसका कोई खास यहाँ पर है नहीं। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज को बूस्ट करेगा, तो आप ये उसके लिए पढ़ लें, अच्छा रहेगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मोरल रीजंस। मोरल रीजंस का मतलब फ्रेंड्स यही है कि जो एक इंसानियत के नाते कंपनी चाहती है कि एक इंसान होने के नाते जो एक रिश्ता है, कम से कम उनकी वजह से वर्कर्स को चोट ना पहुंचे, है ना। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो चाहती तो नहीं है चोट पहुंचाना, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी का अरेंजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से पालन करवाना है। तो वो उनकी नीयत ठीक है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी बंदों को चोट पहुंचा देती है ना। कई दफ़ा वो जागरूक नहीं होती अपने हक को लेके। तो मोरल का मतलब यही है, इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत के नाते जो हम चाहते हैं भाई मदद करना बंदों की, है ना। तो इस मोरल ड्यूटी में क्या क्या आता है एम्प्लॉयर्स के लिए, देखिए साफ साफ। और ये आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स आईएलओ का रिकमेंडेशन और कन्वेंशन। तो आईएलओ रिकमेंडेशन 164 R164 अगर आप वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आईएलओ ने क्लियर कट कर दिया कि एम्प्लॉयर्स की ये जिम्मेदारी है कि ये जो बुलेटिन पॉइंट्स में हाईलाइट देख रहे हैं, सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। मोरल, इंसानियत के नाते, इंसानियत के तकाजे के नाते वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ये प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस, है ना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। तो इनको एम्प्लॉयर्स को चाहिए ये सारी चीज़ मोरल ग्राउंड पे बंदों को दें। और ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने जान लिया। और ये आईएलओ रिकमेंडेशन 164 के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो R164 के अंदर यही चीज़ आईएलओ ने क्लियर कट लिख रखी है। इस बिल्कुल आप वहाँ पर जाएं वेबसाइट पर और देखें कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर सेफ प्लेस ऑफ वर्क का ख्याल रखें, सेफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस का ख्याल रखें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, इंस्ट्रक्शंस का, ट्रेनिंग का एंड सुपरविजन का। तो आइए फ्रेंड्स पहला जानते हैं सेफ प्लेस ऑफ वर्क। ये देखिए फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में है
प्रोवाइड सेफ प्लेस ऑफ वर्क। सेफ प्लेस ऑफ वर्क मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी एम्प्लॉयर जो है, उनका ये फर्ज है कि ऑल द हैजर्ड शुड बी कंट्रोल, जितने भी खतरे हैं उनको अच्छे से कंट्रोल किया गया हो रिस्क असेसमेंट के द्वारा। रिस्क असेसमेंट के लिए फ्रेंड्स मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रिस्क असेसमेंट का मतलब वो है फ्रेंड्स कि हम हर एक एक्टिविटी जो हमारी कंपनी में चल रही है या प्रोजेक्ट पे चल रही है, हर एक एक्टिविटी का बारीकी से मूल्यांकन करें, देखें उसमें कितने खतरे हैं, उन खतरों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज, कंट्रोल मेजर्स मौजूद हैं, वो हम लगाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या वो खतरे कम हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो वो रिस्क मैट्रिक्स में हमें पता चलेगा कि वो खतरा अभी भी मीडियम में है, मीडियम कैटेगरी में है या हाई में है या लो में। तो उस हिसाब से फिर हम एडिशनल कंट्रोल डालेंगे। फिर उसमें कंप्लाइंस रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे की है, उसमें टारगेट डेट आएगा। तो ये रिस्क असेसमेंट है, आपको मैं सेपरेटली समझाऊंगा। ठीक, ये हो एम्प्लॉयर के ऊपर फर्ज है कि आने जाने का रास्ता साफ सुथरा हो, प्रॉपर सेफ्टी साइनेजेस के साथ साफ रास्ता हो। ऐसा नहीं कि रास्ते में आपने कील लकड़ लोहा फेंक रखा है, एंट्रेंस सही नहीं है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़, इस तरीके बिल्कुल क्लियर कट नीट एंड क्लीन एक्सेस एंड इग्रेस हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी जगह जाने के लिए, चाहे वो फर्स्ट एड जाने के लिए हो या मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए हो या कैंटीन जाने के लिए हो या बाथरूम जाने के लिए हो या पेडेस्ट्रियन वॉकवे हो, कुछ भी हो, पैदल पार वाला रास्ता हो, गाड़ी का रास्ता हो, हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन और क्लियरली विजिबल साइनेज के साथ हो। ठीक, फिर आपका हाउसकीपिंग क्लियर हो। आप लेआउट मैप लगा सकते हैं जो आपके डायरेक्शंस को बताए, जगह जगह पे पॉइंट पे आप डाल सकते हैं कि ये आपका इमरजेंसी फायर एग्जिट एरिया है, यहाँ असेंबली पॉइंट है, ये वाला एरिया, ये ब्लॉक है। ठीक, वेलफेयर फैसिलिटीज़, पीने का पानी, बाथरूम या फिर नहाने की, ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा हो, दम घुटने वाली जगह जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो, ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो जहाँ पे साफ हवा ना आ रही हो, तो वेंटिलेशन अच्छी हो आपकी वहाँ पर। इमरजेंसी अरेंजमेंट होने चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेंड फर्स्ट एडर या मेडिकल नर्सिस होने चाहिए, आपके पास चीफ मेडिकल या कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए साइट के ऊपर, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए एक सूटेबल डेडिकेटेड डॉक्टर मौजूद हो। तो ये तमाम वो हैं जो आप एम्प्लॉयर के ऊपर फर्ज है, प्रोवाइड सेफ प्लेस ऑफ वर्क। दूसरा, सेफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस देना है। मतलब इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, मेगा इंडस्ट्रियल स्टेप लैडर से लेके क्रेन्स तक, ये सब इक्विपमेंट है। तो ये इक्विपमेंट सेफ हो, इनकी इंस्पेक्शन हो, इनकी चेकलिस्ट मेंटेन हो, इनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो, कुछ के जो हैं तो कुछ के थर्ड पार्टी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। इन तमाम तरीक़ों से इंश्योर करे एम्प्लॉयर, कंपनी के मालिक ये इंश्योर करें कि ये वो प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस। ठीक, फिर नेक्स्ट स्लाइड इसी तरीके से, प्रोवाइड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, आपकी साइट पे कोई नई मशीनरी आई, कोई ऐसा प्लांट में कोई नई मशीनरी हो या किसी तरह की कोई नई क्रेन ही पकड़ ले आप, मोबाइल हो या स्टैटिक हो, जो भी हो, इनके लिए आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तो बनाते हैं ना। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब रिस्क असेसमेंट तो आप कंडक्ट करते हैं ना, हीरा तो करते हैं, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, यही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब है। मतलब कोई भी नई चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले, नई मशीनरी है ना, जो अभी लोग ऑपरेटर जानते नहीं है कैसे, उसका रिस्क असेसमेंट करें पूरा अच्छे तरीके से। फिर उसको ऑपरेटर्स के साथ या जिन वर्करों पर उसका असर पड़ सकता है, जो उसके चपेट में आ सकते हैं, उन तमाम के साथ ये जानकारी साझा करें जो आपने रिस्क असेसमेंट किया है अच्छे से, कि हमने ये किया है, आपके साथ किया है ना। तो ये भी फ़र्ज़ है कि हम इसको करें और ये साझा करें। फिर इसी तरीके से प्रोवाइड सेफ ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। फिर जो आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क असेसमेंट या हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन आपने बनाया है, हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट रिस्क असेसमेंट होता है और एक सेपरेट हीरा होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेल्डिंग का, वर्क एट हाइट का, एक्सकवेशन का, कन्फाइंड स्पेस का एक ही में ठूस दिया, ऐसे नहीं। हर एक्टिविटी के लिए सेपरेट रिस्क असेसमेंट या हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट होगा और हर एक्टिविटी का सब एक्टिविटी होगा। आपको अच्छे से मैं एक दिन इंशाल्लाह इस पे भी समझा दूंगा। ठीक, तो ये जो आप करेंगे, ये वर्कर्स को आपको क्लियर कट ट्रेनिंग देनी है, उनको बताना है कि हमने आपका रिस्क असेसमेंट इन एक्टिविटी का, इस मशीन का कर लिया है, आपके साथ जानकारी साझा की जा रही है, ये इसके बचाव के इंतज़ाम है, ये इसमें हमने खतरे देखे हैं, इस तरीके से इस बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। हो सके तो आप इसको नोटिस बोर्ड पे भी लगाएं ताकि और वर्कर्स और एम्प्लॉय भी इसको पढ़ सकें। तो ये ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन है, ये क्लियर आपको देनी है। अब आपकी मर्जी, आप TBT के वक्त करें, सेपरेट करें, या आपके
सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सेफ सुपरविजन इसी तरीके से आप करें, एक डेडिकेटेड सुपरवाइज़र हो। जब आपने हर एक चीज़ कर ली, रिस्क असेसमेंट हीरा बना लिया, मशीन की हर एक जानकारी दे दी, SOPs डेवलप कर दी, ट्रेनिंग कर दी, सब कुछ कर लेने के बाद अब आपको पता कैसे चलेगा कि वर्कर्स या ऑपरेटर्स या एम्प्लॉयज़ जो हैं चीज पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपको पता चलेगा जब आप सुपरविजन करेंगे। सुपरविजन के टाइम पे आपको पता चलेगा हाँ कि हमारी सारी मेहनत जो हमने करी है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए सुपरविजन कॉम्पिटेंट बंदा जो सुपरवाइज़र हो वो चीज़ों को देखें कि हाँ भैया ये सारी चीज़ों का पालन साइट पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारा मोरल रीजंस खत्म, आ गए लीगल का मतलब हो गया फ्रेंड्स कानूनन रीजंस। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। लीगल रीजंस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप जानते हैं कंप्लायंसेस, कंप्लाइंट विद लेजिस्लेशन या नॉन कंप्लाइंट विद रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कानून का पालन करना या कानून का उल्लंघन करना। दोनों स्थिति में किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फाइन मारा जाएगा, किस तरीके से जेल का उसमें इंतज़ाम है, किस तरीके से क्या क्या काम है जिन पे आपको फाइन्स जेल्स पड़ सकती है, या आपके काम को ठप करके बंद किया जा सकता है, या आपको सुधार करने का नोटिस दे सकते हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें लीगल। अब हम सिर्फ कानूनन बात करेंगे, तो ये चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे यही दे रखी हैं, तो मैंने शॉर्ट में आपको ये जानकारी दे दी, है ना। आगे पढ़ते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि हम बदतमीजी, गलत व्यवहार को, यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ लॉ दे रखा है, मतलब गलत व्यवहार को, जो असामाजिक तत्व इस तरीके के, इनको रोका जाए कानून का पाबंद करके। और ये लॉ बनाने का, स्टैंडर्ड सेट करने का मकसद यही है ताकि सोसाइटी में हम अच्छा एक संदेश दे सकें, है ना। लड़ाई झगड़े किसी दो पार्टीज़ के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, क्लाइंट के बीच में, या इंश्योरेंस पार्टीज़ के बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में, किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई बात विवाद ना रहे, इसलिए हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना के सेट कर दिया गया है कि आपके ये राइट है, मेरे ये राइट है, कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल रीज़न। ठीक है, फाइनेंशियल रीज़न आप समझ गए, मतलब पैसा, है ना, माली हालात। फाइनेंशियल रीजंस में फ्रेंड्स हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, फाइनेंशियल रीजंस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे दे रखा है एक्सीडेंट्स, इल हेल्थ और कॉस्टली। सही बात है, एक्सीडेंट्स जो होते हैं या फिर तबीयत खराब होना, बड़ी बीमारियाँ हो जाना साइट पे, या कहीं कंपनी में काम करते करते बंदे को लग गई काम की वजह से, ये महंगे होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्त, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें नुकसान होता है, उसकी भरपाई तो होती है, तो महंगे है ना। और कई बार ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट के कारण कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं, वो इतनी बदनामी हो जाती है, ठप पड़ जाते हैं कि वो अपना बिजनेस खो बैठते हैं, इमेज उनकी खत्म हो जाती है क्लाइंट्स के नज़रों में, दुनिया की नज़रों में। ठीक, तो ये दो तरीके के हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट फ्रेंड्स वो होती है जो हादसे के बाद आपको सीधी सीधी नज़र आ रही होती है आंखों से, और जिसका आप मापदंड नाप सकते हैं, हाँ भाई 10 लाख का, 5 लाख का, 5,000 का नुकसान हो गया यार, है ना। ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है फ्रेंड्स जो हादसे के बाद आपको नज़र नहीं आ रही होती है, वो छुपी भी होती है, और जिसको माप नहीं सकते आप कि 2,000 जाएंगे या 5,000, वो नापी नहीं जा सकती, है ना। वो छुपी भी है और अनगिनत, मतलब कुछ भी हो सकती है, बट वो आपको नज़र नहीं आ रही होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। डायरेक्ट कॉस्ट देखिए, इसके एग्जांपल दे रखे हैं, फाइन्स इन द क्रिमिनल कोर्ट। आपके यहाँ हंसता हुआ वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉय उसने केस कर दिया, कोर्ट में आप चले गए, वहाँ पर आपके ऊपर फाइन पड़ गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। फाइन नापा जा सकता है, पता चल गया इतने का पड़ गया भाई, इतने का नुकसान हो गया। मुआवजा दे दिया आपने विक्टिम को, वो भी पता चल जाएगा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी सही है, वर्कर सिक पे है, इसी तरीके से ये दे रखा है फ्रेंड्स, आप पढ़ लेंगे, नॉर्मल चीज़ है, कोई वैसी नहीं है। रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बिल्डिंग में नुकसान हुआ, टूट फूट हुई, प्रोडक्ट में नुकसान हुआ, टूट फूट हुई, उसका रिपेयर हुआ, उसका रिप्लेस हुआ, ये तमाम डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ये देख लें। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इनडायरेक्ट देखिए, लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज़, मतलब जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ ऊपर वाला ना करे एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे को चोट आई, अब जिस बंदे ने उसको चोट लगते हुए देखा है वो बंदे को इन्वेस्टिगेशन के टाइम बुला लिया गया, हाँ भाई बताओ तुमने क्या देखा है, या वो बंदा अब हॉस्पिटल चला गया और गवाही देने के लिए, हाँ भाई इसने देखा था। तो क्या हो रहा है, आपके साइड पे जितनी देर वो बंदा गवाही देने के लिए जा रहा है, उसका काम पे से तो वो हाजिरी पे तो एब्सेंट हो गया, वो नुकसान ही तो हो रहा है ना,
वो नुकसान है, लेकिन आपको पहले नज़र नहीं आया एक्सीडेंट के टाइम, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरीके से बंदे को चोट लगते टाइम देखा जिन लोगों ने, उनमें से 2 बेचारे कमज़ोर थे, उनके दिमाग पे असर पड़ गया, सदमे में पहुंच गए। अब वो सदमे के कारण ड्यूटी ठीक नहीं कर पा रहे, 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटा काम कर रहे हैं, 7 घंटे सदमे में डूबे हुए, तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये नुकसान हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग मेरा ख्याल है इंशाल्लाह नॉर्मल पढ़ लेंगे एक एक लाइन करके भी ना, तो आप समझ जाएंगे रिक्रूटमेंट में क्या डिफ़िकल्टी है, ये भी इनडायरेक्ट लॉस है। इसीलिए ये 2 और मैं बता दूं बड़े मेन जो हैं, लॉस्ट ऑफ गुडविल, मतलब आपके कस्टमर्स के बीच में आपकी अच्छी इमेज का खो जाना, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपकी बिजनेस रेपुटेशन मार्केट में ख़राब होना, मीडिया में हाईलाइट, ये सब फलाना कि इतना नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे हादसे हो गए इस कंपनी में, ये आपकी इमेज ख़राब हो गई मार्केट में, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, आइए, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट देखी, उसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में कुछ कॉस्ट जो हैं जिनका इंश्योरेंस के द्वारा हम कंपनी को पैसा मिलता है, और कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनका कंपनी को पैसा नहीं मिलता। तो देखते हैं कौन सी कॉस्ट वो हैं जिनका पैसा मिलता है और कौन सी ऐसी हैं जिनका नहीं मिलता। और एक चीज़ ख्याल रखें फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हर चीज़ का इंश्योरेंस नहीं होता प्रोजेक्ट पे या साइट पे या कंपनी के अंदर, है ना। और याद रखें जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट, जो इंश्योरेंस नहीं हो पाता जिन चीज़ों का ना, वो 8 से लेकर 36 गुना तक महंगी होती हैं उनकी कीमत इंश्योरेंस के मुताबिक, मतलब जिनकी इंश्योरेंस हो गई उनसे ज़्यादा 8 से 36 गुना महंगी हैं जिनकी नहीं हो पाती। एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस, मतलब फ्रेंड्स किसी हादसे में वर्कर मर जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी को बहुत ज़रूरी है कि वो लायबिलिटी इंश्योरेंस अपना लेके रखे, है ना। ये वही है जो आप इल हेल्थ या फिर मतलब बंदे की गैर हाजिरी या फिर कुछ भी इंजरी डेथ के टाइम आप मुआवजा उसको दे पाते हैं, जिसका आपको क्लेम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये एम्प्लॉयर लायबिलिटी इंश्योरेंस, और ये इंश्योर्ड कॉस्ट है, इसका इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, ये देखें इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट। देखिए इंश्योर्ड कॉस्ट कौन कौन सी है जिनका इंश्योरेंस मिल जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज, एम्प्लॉयर लायबिलिटी क्लेम्स जो अभी मैंने आपको बताया, और मेडिकल कॉस्ट टू द विक्टिम। ठीक, इन 3 चीज़ का आपको इंश्योरेंस तो है, लेकिन किनका नहीं है, लॉस टाइम का, सिक पे का, एक्स्ट्रा वेज, ओवर टाइम वर्किंग, टेम्परेरी वर्कर की कीमत का, प्रोडक्शन डीले का, इन्वेस्टिगेशन टाइम का, इन तमाम का जो नुकसान हो रहा है ना कंपनी का, इसमें कंपनी को इंश्योरेंस के तहत पैसा या कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सारी अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप समझ ही गए लॉस टाइम क्या हुआ, हमने ऊपर पहले कवर कर दिया। सिक पे जो आपने वर्कर को दिया, लॉस टाइम जो लॉस टाइम इंजरी के उसके वजह से जो भी आपने एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करवाया या टेम्परेरी वर्कर को हायर किया, है ना, या जो लॉस टाइम में आपका प्रोडक्शन का नुकसान हुआ, इनमें से कुछ का भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला, चाहे जितने भी नुकसान आपको हो गया हो। ठीक, इसी तरीके से प्रोडक्शन डिले, आपका प्रोडक्शन जो है डिले पे डिले हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जितना भी नुकसान आपने सहा वो भी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1.1 का फ्रेंड्स खात्मा हुआ। ये एक एंड ऑफ सेक्शन क्विज है, इसमें से कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट लॉस ऑफ स्टाफ मोरल है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बंदे को कितना दिमागी असर या कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, इसका आप अंदाज़ा नहीं ठहरा सकते, है ना। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बाकी सारी क्या है, वर्कर सिक पे, फाइन्स इन क्रिमिनल कोड, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, सब डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक फ्रेंड, यहाँ 1.1 खत्म। अब हम पढ़ते हैं 1.2 रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं, ये एलिमेंट 1 का 1.1 पहला भाग हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग आता है 1.2 रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब अब यहाँ कानून की बात होगी पूरी। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एनफोर्समेंट एजेंसीज का मतलब होता है फ्रेंड्स सरकारी वो बॉडीज़ जिनके पास पूरी ताकत होती है कि वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आके, साइट पर, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन पे आके आपसे, अगर आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट, हादसे हो रहे हैं या आपकी कोई रिपोर्टिंग जा रही है, तो उनके पास पूरा राइट होता है, वो आके आपको अच्छे से खंगार सकते हैं, ढूंढ के पूरा ऊपर से नीचे तोल सकते हैं आपको अच्छे से, समझ रहे हैं। इनके पास इतनी राइट्स और पावर होती है, आपका प्रोजेक्ट सीज कर सकते हैं जब तक आप सुधार नहीं करते, आपको फाइन मार सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी ठोक सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जेल तक पहुँचा सकते हैं ये लोग, है ना। तो ये बहुत पावरफुल एजेंसीज होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कोई भी एजेंसी पूरे दुनिया में, एक एजेंसी इंटरनेशनल नहीं है जो सबके लिए हो, हर कंट्री की अपनी एक ओन लेजिस्लेशन एनफोर्समेंट सिस्टम है।
बात करें अमेरिका की तो ओशा है, बात करें यूके की तो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है, बात करें इंडिया में तो हमारे पास जैसा आप जानते हैं फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए BOCW एक्ट है, बट लेबर डिपार्टमेंट के पास ये पावर मौजूद है कि वो लेबर से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के लिए, आप जानते हैं जब भी वो आते हैं साइट पे या प्रोजेक्ट पे तो किस तरीके से ऊपर से नीचे तक वो ढूंढ देते हैं बंदों को, है ना। तो लेबर डिपार्टमेंट के पास ये पावर मौजूद है। और आप जानते हैं फैक्ट्री एक्ट में भी आप जानते हैं जो हमारा चीफ इंस्पेक्टर होता है वो मोस्टली या तो गवर्नमेंट बॉडीज़ उनको सिलेक्ट करके वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आपके प्रोजेक्ट को सीज कर सकते हैं और रोक सकते हैं, आपके पास आके देख सकते हैं अगर इन्हें कंप्लेन मिल गई कि आपके यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है या वर्कर्स के राइट मारे जा रहे हैं या आपके यहाँ एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, किसी ने कंप्लेन करी, ठीक। तो इनका काम क्या होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन कंप्लायंस डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा उल्लंघन किया है, उतना ही बड़ा उल्लंघन तो उतनी ही बड़ी सज़ा आपके लिए। और ये सज़ा दो तरीके की होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल में तो आपको सज़ा नहीं है, खैर सज़ा या फिर आपको ये जो भी फाइन पेनल्टी या जो भी ये ठोकते हैं या बंद का नोटिस वो फॉर्मल एक्शन है। इनफॉर्मल एक्शन में ये सिर्फ आपको एडवाइस करते हैं, आपको जैसे कोई कन्फ्यूज़न हो हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर में, आप एडवाइस चाह रहे हैं, सलाह मशवरा या गाइडेंस, तो ये आपको इनफॉर्मली आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन दूसरा है फॉर्मल। अगर फॉर्मल ये एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर्मल जाकर आपके ऊपर फाइन्स भी मार सकती हैं, पेनल्टीज़ भी मार सकती हैं, कोर्ट क्रिमिनल केसेस जो आपके देख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन, आप इन सब में जा सकते हैं, ये फॉर्मल एक्शंस ले सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, है ना। ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है ये लीगल सिस्टम द्वारा होता है ना। इनका काम यही दे रखा है, एडवाइस करना है एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, पब्लिक को कि हाँ भैया हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। कहीं आपको मुश्किल आई थी तो यहाँ पर हमने ये बना दिया, यहाँ पर हमने ये तैयार कर दिया, आप इसको अडॉप्ट करें, इसको लें, अच्छे से अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, है ना। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये गवर्नमेंट के साथ भी इनका अच्छा कोऑपरेशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अच्छा कोऑपरेशन करती हैं, ये ज़बरदस्ती तंग नहीं करते फ्रेंड्स, है ना। ये लोग पावर इनके पास बहुत है लेकिन ज़बरदस्ती तंग नहीं, जो जिस तरीके से इनसे गाइडेंस चाहता है, चाहे वो वर्कर हो, कंपनी हो या गवर्नमेंटल बॉडीज़ हो, है ना। गवर्नमेंटल बॉडीज़ बोले तो जैसे गवर्नमेंटल सरकारी मेंबर जहाँ पर ये लॉज अमेंडमेंट कुछ किए जाते हैं, जब पास किए जाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट उन गवर्नमेंट बंदों तक इनकी अप्रोच होती है, क्योंकि ये खुद ही एक गवर्नमेंट लिंक बॉडीज़ हैं, समझ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, ये खुद ही एक गवर्नमेंट लिंक बॉडीज़ है। जैसे ओशा आप जानते हैं US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की ही एक बॉडी है ना। तो इनकी अप्रोच डायरेक्ट गवर्नमेंट पे होती है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपसे हमने बात करी ली इनके बारे में, है ना, कि ये इनका एक्शन देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। आपके अगर मान लीजिए इन्होंने कोई भी नोटिस दे दिया या फाइन या किसी तरीके का, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप इनके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। वो अपील आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में करेंगे, ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकारी। इस डिपार्टमेंट में आप अपील कर सकते हैं किस चीज़ की, कि हाँ भैया जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने हमें सुधरने के लिए डेट दी है, वो डेट ऐसी है जिस डेट तक हम सुधर नहीं सकते, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, आपको लगती है गलत है, तो आप इसके खिलाफ अपील करें, कहाँ, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ये रोल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना। ISO के बारे में फ्रेंड्स आप जानते होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ISO एक इंटरनेशनल संस्था है। ये संस्था, इसका भी फ्रेंड्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर, ये वहीं से चलाई जाती है, ठीक। इसका भी सेम जैसे ILO में दुनिया भर के काफ़ी मेंबर्स पार्टिसिपेंट हैं, वैसे ही इसमें भी है, काफ़ी सारे इसके पार्टिसिपेंट्स मेंबर हैं, है ना। इसका मेन मुख्य काम क्या है, ISO का ये काम है कि जो सोसाइटी के अंदर कंपनी से लेके, वर्कर से लेके, कस्टमर से लेके, प्रोडक्ट की या एनवायरनमेंट की या बिजनेस की, इन या गवर्नमेंट की, इन तमाम की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से इनका ख्याल रखा जाए कि प्रोडक्ट भी अच्छा बने, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, कस्टमर भी खुश रहे, है ना, साथ में एनवायरनमेंट भी अच्छा बना रहे, साथ में सेफ्टी का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाए वर्क प्लेस पे। ये सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज़ को सेट करती है। ये इन शॉर्ट आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी परिभाषा है ये, है ना। तो ISO ये है।
और ISO की फ्रेंड्स नीचे देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड ISO 9000 सीरीज़, ये 3 सीरीज़ जो हैं ISO 9000, 14000 एंड 45000, ये सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 3 सबसे ज़्यादा कॉमन और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक। 9000 फ्रेंड्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्वालिटी को डील करता है। आप कोई बिजनेस चलाते हैं, आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपकी कस्टमर या इंटरनेशनल लेवल पे इमेज कैसे अच्छी हो, तो आप ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड करवाते हैं अपनी कंपनी को। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कहीं प्रोडक्ट्स पे, कहीं प्लाईवुड पे या किसी बड़े पेंट के डब्बे पे ISO 9001 सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो 9001 के मापदंड जो दे रखे हैं, है ना, उसके ऊपर खरी उतर रही है और उसका पालन करते हुए ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो एक अच्छी इमेज, एक अच्छा मैसेज गया, है ना। इसी तरीके से 14001 है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 45000 फ्रेंड्स, मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि ये अच्छा पढ़ें सारे हेल्थ एंड सेफ्टी जितने भी मेरे साथी इस टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि 45001 जो है फ्रेंड्स वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डील करता है। इसके अंदर टोटल 10 क्लॉज हैं, 10 चैप्टर्स हैं। वो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, इंसिडेंट, हर एक की परिभाषा दे रखी है 45001 के मुताबिक। किस तरीके से ऑडिट हो, कैसे डॉक्यूमेंट को आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से कंपनी रन करनी है, किस तरीके से वर्कर के साथ पार्टिसिपेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से अपनी विजिबल लीडरशिप दिखाए, तमाम तरीके की जानकारी फ्रेंड्स 45001 के अंदर गाइडलाइंस मौजूद है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 45001 प्लीज़ आप लोग, मेरी रिकमेंडेशन है ये ज़रूर अच्छे से पढ़ें, है ना। 10 चैप्टर, इसके लिए मैं फ्रेंड्स एक दिन सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा ताकि आपको और आसानी हो। तो आप लोग समझ गए फ्रेंड्स ISO के बारे में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वही जो हमने ILO की बात करी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम, इसका भी हेडक्वार्टर जो मेन है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये 1919 में बनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके भी मैंने आपको बताया बहुत सारे मेंबर कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट हैं। इसका भी मुख्य काम क्या है, गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रखते हुए और वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए ये हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ को सेट करती है, बनाती है और फिर मेंबर्स जो हैं इसके वो इसको अडॉप्ट करते हैं, वहाँ से उठा के अपनी कंट्रीज़ में लागू करते हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट जानने के लिए आप ILO की वेबसाइट रिफ़र कर सकते हैं। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, ये 2 तरह की शक्लों में इसके स्टैंडर्ड आते हैं, कन्वेंशन, रिकमेंडेशन, C15, R164। ये वेबसाइट पे जाएंगे, इतना नंबर खोलेंगे, आपको लाइन से बहुत सारे कन्वेंशन है, बहुत सारी रिकमेंडेशन है, लेकिन सबसे कॉमन C155, R164, क्योंकि ये दोनों हेल्थ एंड सेफ्टी को, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मेनली एम्प्लॉयर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना, वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, मोस्टली यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर जाएँ और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर देखें, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साइट पर, अपनी कंपनी में वो रिस्क असेसमेंट करे अच्छे से, हर एक एक्टिविटी का, जिस भी एक्टिविटी से वो खतरा पैदा कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं, उन तमाम को रिस्क असेसमेंट में शामिल करें, ठीक। दूसरा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, इसकी बात हमने फ्रेंड्स मोरल रीजन में ऑलरेडी कर रखी है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन देनी है, ये वहाँ पर वापस रिपीट हो रहा है। कंसल्ट विद एम्प्लॉयज़ ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़, एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करे, मिलता रहा करे, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बार मिले और सालों साल गायब हो, मतलब मिलते रहें, एक मीटिंग बना के रखें, है ना, एक फ्रीक्वेंसी सेट करके रखें, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में बात करते रहें, मीटिंग लें। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE दें। PPE तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, हार्ड हैट, हेलमेट, शूज़ वगैरह सब आ गए, है ना। फिर इसी तरीके से आपका कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल टू हेल्प फुलफिल द हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज़, कॉम्पिटेंट बंदों को सिलेक्ट करें हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानते हों, ताकि वो आपकी साइट पे जब आएँ तो वो आपको फ़ायदा दें, वो वर्कर्स को जागरूक कर सकें, आपकी कंपनी में कुछ योगदान कर सकें हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स की, जिनको जानकारी है, जिनको नॉलेज है, ताकि वो वहाँ पर खतरों से बचाने में अच्छा योगदान और अच्छा काम कर सके। और जाहिर सी बात है, जब बंदा जानकार होगा तभी वो करेगा। अब जो बंदे बेचारे जानकार नहीं होंगे तो उनको शुरू में दिक्कतें आएंगी, ठीक।
तो इसी तरीके से राइट एंड पब्लिश अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्क्राइबिंग हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी विल बी मैनेज। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बनाएं, उसको नोटिस बोर्ड पर। ये सबसे टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। जो कंपनी का डायरेक्टर है उसका फर्ज है एक क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लिखित में, उसका मेन जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट वाला पेज अपने ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे बिल्कुल छपवा कर रखे कि हाँ हमारी ये कमिटमेंट है कि हम ये चीज़ें करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। ठीक इसी तरीके से वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दे सारी, जो डिसेबिलिटीज़ के साथ भी हैं, जैसे कोई बेचारे लंगड़े हैं, कुछ अपंग है, तो उनका भी ख्याल रखें, है ना। ये तमाम तरह की एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट। वर्कर्स के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं देखिए, लुकिंग आफ्टर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एज वेल एज दैट ऑफ पीपल हु मे बी अफेक्टेड। अपने साथ साथ वर्कर की ये जिम्मेदारी है वो अपनी सहकर्मियों की भी सेफ्टी का ध्यान रखे, जो कि उसके काम करने की वजह से अगर उसके सहकर्मियों पर असर पड़ सकता है तो उसकी जिम्मेदारी है उनका भी ख्याल रखे। ठीक, कॉपरेट करे एंड कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। एक दूसरे के साथ संयम वार्तालाप अच्छे से बना के रखे और एक दूसरे की सही मदद करता रहे जहां ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और ऐसा कोई काम ना करे या ऐसा कुछ ना करे उल्लंघन सेफ्टी का, जैसे कि आपने फ्रेंड्स वर्कर को एक एंगल ग्राइंडर, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोले तो हैंड ग्राइंडर आपने दे दिया, और अच्छे से गार्ड है, अच्छे से सब कुछ है, हैंडल है सब, पर वर्कर्स लेने के बाद ऐसी गलती ना करें। ये वर्कर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा ना करे कि आपने तो अच्छी कंडीशन में सब कुछ दिया, आपके लेने के बाद वो उसका गार्ड खोलने लग गया, उसके तार नंगे करके लगा रहा है, ये बदतमीजी ना करे, है ना। ये वर्कर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जिस कंडीशन में उसको सब कुछ अच्छे से मिले तो उनके साथ खेले ना, गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक, और सेफ्टी का और ट्रेनिंग में जो उसको बताया जा रहा है कानून के बारे में, या जो ट्रेनिंग अवेयरनेस जागरूकता उसको दी जा रही है, उनका पालन करे जो कुछ उसको मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। एक मिनट फ्रेंड, ये आई फ्रेंड्स राइट्स ऑफ एम्प्लॉय। वर्क ओनली इन प्लेसेस, क्या क्या एम्प्लॉयज़ के राइट हैं, वर्कर्स के क्या राइट हैं, जो राइट उसके हैं वो राइट उसको मिलने ही चाहिए। वो उन्हीं जगहों पे काम करे जहां उसको लगता है कि खतरा ना हो, जहां पे खतरे का काबू पा लिया गया हो। अच्छे से आपने एलिमिनेट कर दिया, पूरे कंट्रोल मेजर्स लगा दिए, रिस्क असेसमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जितनी भी हिरार्की के हिसाब से आप सब कुछ पालन कर चुके हैं, अब खतरा कम हो गया, तो वहाँ पे वो काम करे, उसका राइट है। उसका राइट है कि वो मना कर दे जहाँ पर भी उसको खतरे का एहसास हो रहा है कि मुझे यहाँ पे खतरा लग रहा है, मेरी जान पे बन सकता है, वो काम छोड़ दे, हट जाए, ये उसका राइट है, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक, बी कंसल्टेड, उसको कंसल्ट किया जाए, उसको बताया जाए इन इश्यूज़ के बारे में, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर जो काम वाली जगहों पर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट द लोकल अथॉरिटी इफ़ दे वांट टू रेज सेफ्टी कंसर्न। अगर वर्कर को कुछ लगता है कि उसके राइट के खिलाफ हो रहा है या कुछ ऐसा, तो वो लोकल अथॉरिटी के साथ इन मुद्दों को उठा भी सकता है जाकर, है ना, विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल। एडिक्वेट वेलफेयर एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, और काम वाली जगहों पे वर्कर को ये ILO के हिसाब से लाजिम है फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ भी ये लाजिम है इंडिया में भी, कि वर्कर को अच्छी वेलफेयर और फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ दी जाए। ये वर्कर के राइट हैं, ये आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, ये उसके राइट हैं। उसको बाथरूम, पीने खाने की जगहें अच्छी मिले, फर्स्ट एड का उसको अच्छा इंतज़ाम मिले, ये उसके हक है, ये आपका एहसान नहीं फ्रेंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आया फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना। हर कंट्री के पास फ्रेंड्स हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अपने एक स्टैंडर्ड मौजूद है ना, लेजिस्लेशन, अपना एक्ट, कानून मौजूद है। हमारे इंडिया में आप जानते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए हमारे पास BOCW एक्ट 1996 मौजूद है, और उसमें काफ़ी डिटेल्स में फ्रेंड सब मौजूद है कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लेबर लाइसेंस कैसे लेना है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रोजेक्ट में कितने बंदे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, बंदों का मेडिकल से लेके फिजिकल फिटनेस से लेके सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लीगल रजिस्टर, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन होने हैं, वेलफेयर अरेंजमेंट। जब फ्रेंड वेलफेयर की बात करता हूँ तो वेलफेयर में सिर्फ पानी पीने का, बाथरूम, टॉयलेट नहीं आता, बल्कि उसमें फीमेल वर्कर्स हो गए, उनका भी एकोमोडेशन, फिर अगर फीमेल वर्कर के साथ दूध पीने वाले बच्चे हैं तो मदर केयरिंग रूम, तो ये तमाम तरह की चीज़ें फ्रेंड्स वेलफेयर अरेंजमेंट्स में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप इतने पर ही समझें। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमारा इंडियन BOCW एक्ट है जो सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसी तरीके से आप अप टू डेट रहें। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस हैं जो बनते हैं तो उनके लिए भी है, जैसे हमारे पास ILO है ना। तो हम इसी तरीके से फ्रेंड्स जानेंगे, आगे देखेंगे। और अब फ्रेंड्स हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आप कहाँ से पता करें सोर्सेज नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक। तो ये दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। इंटरनल सोर्सेज फ्रेंड्स वो होती हैं जैसे हमारे पास हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, एक्सीडेंट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड्स है ना, या फिर एब्सेंटीज़म रिकॉर्ड्स है, ये तरह की ऑडिट्स हो गए हमारे सेफ्टी के, है ना। ये तमाम तरीके की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें मालूम पड़ता है, ये वो सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज फ्रेंड्स वो होती हैं हमारी, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज ना रहें, है ना। एक्सटर्नल सोर्सेज हमारी फ्रेंड्स वो होती है जैसे हमारे पास ILO हो गई वेबसाइट, वहाँ से हम मालूमात कर सकते हैं क्या इस टाइम हेल्थ सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नया अमेंडमेंट है या नई चेंजेस तो नहीं है। HSC है UK की हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, OSHA हो गया अमेरिकन, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। अभी मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लेबर डिपार्टमेंट, BOCW एक्ट्स हमारे हो गए, यहाँ से आप मालूमात कर सकते हैं ना। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे RLI हो गया, CLI जहाँ से आजकल एडिस करना बहुत चैलेंजिंग है, ये एक सोर्स है। ISO सोर्स है, इसी तरीके से ILO एक सोर्स है। HSC UK की हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव सोर्स है। मार्केट के अंदर कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, है ना। वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं या नेशनल में कुछ चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये हमारा ख़त्म होता है 1.2। और तो फ्रेंड्स यहाँ ख़त्म होता है हमारा 1.2। अब 1.1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक सेक्शन क्विज़ है तो इसका आप लोग खुद अपने आप से जवाब दें, है ना। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो आप लोग समझ गए हमें रीजंस मोरल, फाइनेंशियल और लीगल क्यों मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम लीगली भी बच सकें फाइन पेनल्टी से, मोरल भी इंसानियत के नाते भी हम उसे मैनेज कर सकें, और फाइनेंशियल नुकसान उठाने से पहले भी हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक। और उसके अलावा फ्रेंड्स हमने कानूनन जानकारी भी ली, क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या पेनल्टी फ़ाइन है, कौन डिपार्टमेंट है मारने वाले, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई कंफ्यूजन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये सेक्शन क्विज आपको मैंने बता दिया है, अब इसका जवाब आप खुद ही दें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स ये आखिरी है, ये चैप्टर खत्म, 1.3 आखिरी है, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, है ना। और ये फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें। अभी मेरा ये चैनल नया है तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर मिलेंगी, लेकिन मेन मकसद ये है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ, और कुछ कन्फ्यूज़न रह गई हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।